गेट बंद कर देना। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है वर्णों के भेद। और वर्णों के भेद में प्यारे दोस्तों पहला जो सेक्शन है वर्णमाला का वो हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। जो बचा है उससे आगे बढ़ के दूसरे सेक्शन पे जाएंगे। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित रूप। ठीक है जी। इसके हैं हमारे 4 अलग अलग सेक्शन, सॉरी 5। एक तो पढ़ेंगे हम वर्ण के भेद, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। तीसरा जो है वो है वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास या वर्ण संयोग, वर्ण विन्यास या वर्ण संयोग। हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में वर्णों का, हिंदी शब्दकोश में वर्णों का, वर्णों व शब्द का, नो व कोश में वर्ण व शब्द का निश्चित स्थान, निश्चित स्थान। और 5वां है वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ण के भेद है, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्ण विन्यास, वर्ण संयोग, हिंदी शब्दकोश में वर्ण व शब्द का निश्चित स्थान और वर्णों का वर्गीकरण। अब इन 5 अलग अलग सेक्शनों से कम यहाँ पे 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने हैं, यूपीएसआई। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है, कम से कम 2। क्लियर? तो कम से कम क्या है जी, 2 प्रश्न इसमें से आने। अभी हमारा क्या चल रहा है? वर्णों का भेद चल रहा है। अब जिन्होंने रट्टा मारा है, किताबों पे डिपेंड हैं, या उधर उधर से कुछ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए वर्णमाला के, तो उनको कन्फ्यूजन यहाँ होगा। उसका रीज़न है कि वो 12th लेवल पे अभी कूद फांग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी उनकी नहीं हो पा रही है, खासकर यूपीएसआई की। यूपीएसआई में वर्णों के वर्गीकरण से भी क्वेश्चन था। टोटल वो जो वर्णमाला है जिसमें 53 हमारे वर्ण हैं, और उस 53 वर्णों के अंतर्गत कौन से अल्पप्राण है, कौन से महाप्राण है, कौन से घोष है, कौन से सहघोष हैं, ये सारा का सारा हम कहाँ जानते हैं। कौन आभ्यंतर प्रयत्न के अंदर आता है, कोई बाह्य प्रयत्न के अंदर आता है, वो वर्णों का वर्गीकरण है। हिंदी डिक्शनरी में किसका नाम पहले आएगा? आपके परिवार में 5 मेंबर है तो 5 में से किसका नाम पहले आएगा, किसका बाद में आएगा? तो हिंदी डिक्शनरी में कौन से शब्दों का प्रयोग दिए गए शब्दों के आधार पर हम पहले करेंगे और किसका प्रयोग करेंगे लास्ट में, ये क्वेश्चन हिंदी शब्दकोश का भी यूपीएसआई में आ चुका है। वर्ण विन्यास वर्ण संयोग है, अर्थात तो वर्णों को अलग अलग करना, उनसे शब्दों का निर्माण करना। ठीक है। और इसके बाद जो 53 हमारे वर्ण हैं वर्णमाला में, उन वर्णों का उच्चारण हम कितने स्थान से करते हैं और कहाँ कहाँ से किस वर्णों का उच्चारण होता है, तो उस पर आपको यहाँ पे फोकस करना है। रीज़न क्या है कि अभी आपका पहला ही टॉपिक चल रहा है। जैसे पहला टॉपिक कंप्लीट होगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसका मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद यूट्यूब पे मैं करा ही रहा हूँ। आज हिंदी भाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर 2 सेशन आपके हैं। एक 10:30 बजे अलंकार को मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा केवल 20 मिनट में, कि 20 मिनट में एक हिंदी का टॉपिक कैसे कंप्लीट होगा,
वो आज आप देखोगे 10:30 बजे हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे, जो कि मेरा अपना चैनल है और जिस पे मैं यूपीएसआई की भर्ती को टारगेट कर रहा हूँ 2 तरीके से। एक थ्योरी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से 10:30 बजे मॉर्निंग में, और एक शाम को 9 बजे 40 क्वेश्चंस, 40 मॉक और 40 प्यारे दोस्तों मिनट के अंदर। तो यानी कि मैंने दरोगा सीरीज शुरू की है 9 बजे शाम को, जिसके अंदर मैं 40 दिन में आपको 40 मॉक टेस्ट कराऊंगा और 40 ही उसके अंदर क्वेश्चन होंगे और 40 ही मिनट में करेंगे। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों हम इन थ्योरी को सबको, क्योंकि देखो जैसे आपने देखा है पेड कोर्स का फ़ायदा ये होता है कि वर्णमाला की 5 अलग अलग सेक्शन जो कि किसी किताबों में दिए नहीं है। कोई भी मार्केट की किताब हो जो ये दावा करती हो कि ये यूपीएसआई का सिलेबस पूरा करती है या ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस इसमें है, तो आपको ये ध्यान रखना किसी भी किताब के अंतर्गत ये 5 सेक्शन है ही नहीं, या तो 2 हैं या 3 हैं। तो पिछली जो फ्राइडे को दोस्तों आपकी क्लास हुई थी, क्योंकि आपका जो शेड्यूल है वो मंडे टू फ्राइडे का है, सैटरडे संडे आपकी क्लासें नहीं होती है। वो बाद में जब आपका कुछ सिलेबस हो जाएगा सैटरडे को मैं डाउट सेशन लूँगा, उसमें केवल आपके डाउट क्लियर करेंगे जो लाइव क्लास में नहीं हो पाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम व्यंजन के भेद पढ़ रहे थे, पिछले मंडे की जो क्लास हुई थी व्यंजन के भेद, और व्यंजन के भेदों में हमारे टोटल कुछ 5 भेद हैं व्यंजन के, और इन 5 भेदों में ये हमने कर लिए थे कंप्लीट। एक तो हमने स्पर्श व्यंजन को पढ़ा था, किसको पढ़ा था? स्पर्श व्यंजन को। दूसरा अंतस्थ व्यंजन था जी हमारा, इसके बारे में भी जान चुके थे, अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद में तीसरा हमने ऊष्म व्यंजन, जिसका दूसरा नाम संघर्षी व्यंजन भी है, ऊष्माण व्यंजन भी कहते हैं। और इसके बाद हम पढ़ चुके थे संयुक्त व्यंजन। फ्राइडे को जो क्लास हुई थी आपकी, ठीक है, वो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। जो बचा हुआ था आपका वो बचा हुआ है ये वाला आपका उत्क्षेपित व्यंजन, ठीक है जी, ये आपका बचा हुआ था। तो यानी कि यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया है वर्णों के भेद के अंतर्गत। व्यंजन के जो भेद होते हैं ये आज करना है। ये क्या करना है? अगर इनमें किसी तरह का कोई डाउट है इन चारों में तो आप अपना डाउट ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज फिर आप पढ़ो इस उत्क्षेपित व्यंजन को। तो व्यंजन का 5वां भेद है आपका उत्क्षेपित व्यंजन। कैसे होगा जी? उत्क्षेपित का शाब्दिक, उत्क्षेपित का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ फेंकना। उत्क्षेपित का शाब्दिक अर्थ फेंकना या उछलना। उत्क्षेपित का शाब्दिक अर्थ फेंकना या उछलना होता है। उत्क्षेपित का शाब्दिक अर्थ फेंकना या उछलना होता है। दूसरा फेंकना या उछलना होता है। उत्क्षेपित का शाब्दिक अर्थ फेंकना या उछलना होता है। दूसरा उत्क्षेपित व्यंजन का दूसरा नाम, उत्क्षेपित व्यंजन का दूसरा नाम ताड़नजात, ताड़नजात व्यंजन भी है। तीसरा टे वर्ग का, टे वर्ग का तीसरा वर्ण, टे वर्ग का तीसरा वर्ण डे, टे वर्ग का तीसरा वर्ण डे, तथा चौथा वर्ण, तथा चौथा वर्ण ढे, चौथा वर्ण ढे के नीचे
बिंदु के नीचे बिंदु लगाने पर डे ढ उत्क्षेपित व्यंजन बनते हैं। डे 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 उत्क्षेपित व्यंजन बनते हैं। उत्क्षेपित व्यंजन की संख्या, उत्क्षेपित व्यंजन की संख्या कितनी है? 2, और उन 2 में क्या है? ये डे और डे। क्लियर? इसके बाद 5वां पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। 5वां उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग केवल शब्द के मध्य बीच में तथा शब्द के अंतिम वर्ण के, उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग केवल शब्द के मध्य बीच में तथा शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में ही किया जाता है। शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में ही किया जाता है। नोट करके लिखना है। ताड़नजात यथार्थ उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में आरंभ अर्थात प्रथम वर्ण के रूप में प्रथम वर्ण के रूप में नहीं, अर्थात प्रथम वर्ण के रूप में नहीं किया जा सकता। प्रथम वर्ण के रूप में नहीं किया जा सकता। जैसे डे और डे। सड़क, लड़का, लड़ना, डंडा, और दंड। ऐसे ही मेंढक, पढ़ना, चढ़त, गढ़,
चढ़। अशुद्ध, अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? डेयरी, ढेर, ढक्कन। अब इसमें यहाँ पे प्रयोग कर लिया, इसमें यहाँ पे प्रयोग कर लिया, इसमें यहाँ पे प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर थंवर्ण के रूप में प्रयोग होने की वजह से ये क्या कहलाई? अशुद्ध वर्तनी कहलाई। डेरी, डेर, ढक्कन। ठीक, आपको किताबों में मिलेगा जरूर ये लिखा हुआ, लेकिन उन किताबों के पहले पेज पे ये भी लिखा मिलेगा, किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं है। अब इनका नियम क्या है? उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग केवल शब्द के मध्य यानी कि बीच में होगा। अब जैसे यहाँ आपने जो प्रयोग किया है वो शब्द के बीच में प्रयोग किया, यहाँ भी शब्द के बीच में, यहाँ भी बीच में, यहाँ अंत में प्रयोग किया है आपने। यानी तो जरूरी नहीं केवल यही शब्द है, ऐसे कम से कम 50 शब्द होंगे जहाँ आप ये तो शब्द के बीच में या शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में प्रयोग कर रहे होंगे। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आपने किस में प्रयोग किया? बीच में प्रयोग किया। यहाँ आपने कहाँ प्रयोग किया? लास्ट में। इसमें भी आपने यहाँ शब्द के बीच में, शब्द के बीच में, यहाँ पे शब्द के लास्ट में प्रयोग किया। तो ताड़नजात उत्क्षेपित व्यंजन, ताड़नजात इसका नाम है, उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग शब्द के प्रारंभ, आरंभ अर्थात प्रथम वर्ण के रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाकी कहाँ करोगे? आप बीच में करोगे। और ये बने कहाँ से हैं? ये उसी टय वर्ग से बने। टय वर्ग का तीसरा तथा चौथा वर्ण के नीचे बिंदु लगाने पर डेढ़ है उत्क्षेपित व्यंजन बनते हैं। और उत्क्षेपित का अर्थ क्या है? उछलना। उत्क्षेपित का शाब्दिक अर्थ है फेंकना। उत्क्षेपित का शाब्दिक अर्थ क्या है? उछलना। जब ये उछल के इस बिंदी पर टिक जाए तभी तो इनको उत्क्षेपित कहा गया है। ठीक है, संख्या कितनी होती है इनकी? 2। तो जो 5 भेद होते हैं व्यंजन के उसमें आते हैं। मूल भेद व्यंजन के कितने बताए थे? 2 बताए थे मूल भेद। और कुल भेद कितने बताए थे? 5 भेद। ये आपको ध्यान रखना। अब इसको व्यंजन के भेदों में नहीं माना गया। एक बच गया जी आपका। ठीक है जी, एक आपका ये बच गया, ये देखो जी। तो इसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला, ये भी आपको अलग से कैटेगरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन या विशेष व्यंजन। तो विशिष्ट या विशेष व्यंजन कौन सा है जी आपका? ये वाला। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ये, जो मैंने इंग्लिश में लिखा है ल। ठीक है, विशिष्ट विशिष्ट या विशेष व्यंजन का प्रयोग 2025 से केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा विशिष्ट या विशेष व्यंजन का प्रयोग 2025 से केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक वर्ण तथा वर्णमाला में, मानक वर्ण तथा वर्णमाला में 53
व्यंजन के रूप में किया जा रहा है। क्लियर? तो ये आपका क्या है, 53 है। अब वो 52 नहीं रहेंगे, भाई बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती है, बहुत सारे रूल बने, बहुत सारे नियम बने, अधिनियम बने, धाराएं बने, अनुच्छेद बने। अब उसमें भी कुछ चीज़ जोड़ी गई है, नई चीज़ जो लेके आए हैं। तो समय के साथ साथ चीज़ों में कुछ चीज़ों को हम कम कर देते हैं, कुछ को छोटा कर देते हैं, किसी का रूप बदल देते हैं और कुछ ऐड कर देते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 53 वर्ण के रूप में हमने किसको प्रयोग कर लिया, एक विशिष्ट व्यंजन को प्रयोग कर लिया। और इसको हमने अभी किसी भेद के अंतर्गत नहीं रखा। अगर हम इसको रखेंगे संयुक्त व्यंजन के भेद में तो उनकी संख्या बदल जाएगी। तो वो चीज़ें एज इट इज है। इसको नाम क्या दे दिया, ये आपको ध्यान रखना है, विशिष्ट या विशेष। क्योंकि रीजन क्या, वो प्रयोग तो वो पहले कर रहे थे, लेकिन जो मान्यता मिली है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक विभाग है जो देवनागरी की लिपि में जो संशोधन हो सकते हैं, मानक वर्तनियों में जो संशोधन हो सकते हैं, मानक जो हमारे वर्ण हैं उनमें जो संशोधन हो सकते हैं, ठीक है, उनको लागू करवाता है। तो अल्टीमेटली हमने 25 में इसको शुरू किया। बना तो ये पहले ही था, प्रयोग में तो ये तमिल के अंदर, तेलुगु के अंदर, हमारी हरियाणवी के अंदर, इसके मराठी के अंदर बहुत समय से प्रयोग हो रहा है। लेकिन 2025 में हमने एक मानक वर्ण के रूप में एक 53 जो वर्ण है टोटल वर्णमाला के, उसके रूप में इसको स्वीकृति दी। जैसे हिंदी को राजभाषा का तो दर्जा है, हिंदी का तो प्रयोग बहुत समय पहले से कर रहे हैं, लेकिन राजभाषा का दर्जा कब मिला था, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो ये था जी आपका एक विशेष वर्ण, जिसको हम विशिष्ट व्यंजन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि अब तक जो आपने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे वर्णमाला, तो हर चीज़ में 50% चीज़ें एकदम आपको अलग मिलेगी। सबसे पहले आपने पढ़े स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण की जो संख्या थी वो कितनी थी, 11। क्लियर, हिंदी के अंदर। इसके बाद में क्या पढ़ा आपने, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। इसके बाद में ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4। इसके बाद में संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। इसके बाद में उत्क्षेपित व्यंजन। उत्क्षेपित व्यंजन की संख्या 2। इसके बाद विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन की संख्या 1। विशिष्ट व्यंजन की संख्या 1। अब इनको जोड़ो जी, ये 53 होंगे जी आपके। ये क्या है, 53 वर्ण। अब आपका काम क्या बच गया, इनको जोड़ने का, कुल वर्ण। क्लियर। अब ये देखो, यहाँ पर ये 25 जो मूल व्यंजन है ना आपके, वो है 33। वो कितने होते हैं, अगर वो पूछे व्यंजन की संख्या बताओ तो 33 है। ठीक है, ऑप्शन में 33 नहीं है, फिर 37 है, तो 4 ये जोड़ेंगे। 11 और 33 44, 44 4 48, 48 और 2 50। एक क्या बच गया भाई, हाँ अयोग वाह बच गया जी। एक बीच में रह गया, एक जो अभी पढ़ाया नहीं है, तो व्यंजन तक आए ना, एक इसमें आ गया अयोग वाह 2। कहाँ लिखेंगे, विशिष्ट व्यंजन से पहले लिखेंगे, अयोग वाह को ऐड करो। ठीक है जी, क्योंकि 3 भेद होते हैं ना हमारे, वर्ण, स्वर, व्यंजन और अयोग वाह। और 7वां लिखेंगे इसके बाद में अयोग वाह, जो अभी आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ, पहले तो इसमें 7वां लिखेंगे विशिष्ट व्यंजन। 7वां लिखेंगे इसमें विशिष्ट व्यंजन, इनकी संख्या 1। और फिर 8वां लिखेंगे आपका अयोग वाह।
8वां क्या है, अयोगवहा। अयोगवहा वर्ण और इनकी संख्या है 2। ठीक है, अब ये कितने हो गए जी आपके, ये हो गए आपके 53। ये हो गए आपके कुल वर्ण 53 हो गए। कुल वर्ण क्या है, 53। अब देखो जी, इसमें क्या आ गया आपका, इसके अंतर्गत तो आ गया ये, मैं रिवीजन भी करवा रहा हूँ आपको। यहाँ पे छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, इसके अंदर री, आई, आई, और ये वाला आपका औ, और ये वाला औ। ठीक है, 25 के अंतर्गत आ गया आपका कै से लेकर मैं तक। अंतस्थ के अंदर आ गया जी आपका यह, रे, ले और वह। उसमें व्यंजन के अंतर्गत आ गया आपका यहाँ पर ये से और है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन के अंदर आ गया आपका ये वाला, ये आ गया संयुक्त व्यंजन। उत्क्षेपित व्यंजन के अंदर आ गया आपका ये वाले 2। विशिष्ट व्यंजन के अंदर आ गया आपका ये वाला, और अयोग वहाँ के अंतर्गत आ गया आपका ये वाला, ये अनुस्वार और ये वाला आपका विसर्ग। ये है जी आपके 53 कुल वर्ण। रीजन क्या है ना, जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं तब तक तो डाउट रहेगा ही। आप मेरे से आगे की चीज़ें तो पूछोगे, जो कुछ सेकंड, कुछ मिनटों और कुछ घंटों के बाद मैं आपके सामने चीज़ें रखने वाला हूँ। 11 और 33, 44, 44 4 48, 48 2 50, 50 और 2 52, और एक ये नया जो जुड़ा है जी आपका, ये हो गया आपके 53। तो फिलहाल देवनागरी की लिपि में भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कुल वर्णों की संख्या 53 है। और वो देवनागरी की लिपि में मान्यता किसने दी, भारतीय संविधान में, और उसकी सिफारिश किसने की, यहाँ पे केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय को क्या पावर है, मानक वर्तनियों को बदलने की, मानक वर्तनियों को ऐड करने की, उसमें से एक चटनी करने की और उसमें सुधार करने की। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, फिलहाल आज के टाइम में आपकी वर्णमाला आपके सामने है। अब वो आपसे क्या क्या पूछेगा, हिंदी में स्वर की संख्या, हिंदी में कुल स्वर की संख्या, तो राइट आंसर क्या है 11। स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25 हैं, अंतस्थ कितने हैं 4। ठीक है, कौन से स्वर 11 है, ये जो आपके सामने लिखे हैं। अब जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो उसमें कौन से ऐड कर देते हैं हम, एक तो ये कर देते हैं और एक 2 वर्ण और हो गए, तो ये हो जाते हैं 13 संस्कृत में। इसके बाद कैसे लेकर मैं तक 5 वर्ग है, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, तो 5 5 25 हो गए। अंतस्थ यह रह लैवय हो गई, जिनमें आपको पहले हवा अंदर जाती है फेफड़ों में, फिर बाहर आती है। ऊष्म के अंतर्गत क्या करते हैं हम, गर्म हवा बाहर छोड़ते हैं, ये 4 हैं। इसके बाद संयुक्त के अंदर ये 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलके बने हैं। उत्क्षेपित 2 है, ये पढ़ा दिया आपको। विशिष्ट व्यंजन ये है जो अभी जिसके बारे में बताया। अयोगवाह वर्ण आपके 2 हैं, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। तो मूल अयोगवाह आपके कितने हैं ये, चलो जी यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और इन्हीं सारे वर्णों का उच्चारण स्थान भी हमें आज करना है। अब मुद्दा आपके सामने ये हुआ, अब मुद्दा ये है यहाँ पे हिंदी में कुल, हिंदी में कुल स्वर वर्ण 11, हिंदी में मूल स्वर वर्ण 4। ठीक है जी, हिंदी में कुल व्यंजन के
भेद, कुल व्यंजन के भेद 5। हिंदी में मूल, हिंदी में व्यंजन के मूल भेद 3। हिंदी में कुल अयोगवाह, हिंदी में कुल अयोगवाह 4। हिंदी में मूल अयोगवाह 2। अब यहाँ कुल और मूल दो चीज़ें हैं। कुल का मतलब टोटल और मूल मतलब स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में 2 अयोगवाह थे, फिर 4 का प्रयोग करने लगे। मूल 3 थे, फिर 5 का प्रयोग करने लगे। ठीक है, यहाँ मूल स्वर 4 है और इन मूल स्वर 4 में कौन कौन से आते हैं? ये आते हैं। फिर हम 11 का प्रयोग करने लगे। तो ये क्या है जी आपका? ये है जी मूल 4। बाकी 11 आपको बता दिए कौन से हैं। तो जब हमें व्यंजन के मूल भेद कह रहे हैं ना, तो उसमें केवल हम इसकी बात कर रहे हैं और उन्हीं में आते हैं ये 33। ठीक है जी, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। मूल भेद तो ये है, जो ये संयुक्त व्यंजन बनाए तो इन तीनों से तो मिलके बनाए हैं भाई। इसमें एक कै और से मिलके बना। कै आता है स्पर्श में और से आता है आपका ऊष्म में, ये रहा यहाँ पे। अब इसके बाद यह तय और रे से मिलके बनता है। रे आता है अंतस्थ में और तय आता है आपका स्पर्श में। ये जय और ये से मिलके बनता है। ये दोनों के दोनों स्पर्श से मिलके बना। ये वाला से ये रहा और रे आता है आपका यहाँ अंतस्थ में। तो ये ऊष्म और अंतस्थ से मिलके बना। तो मूल भेद ये 3 है। जब पूछा जाए व्यंजन के मूल भेद बताओ, तो व्यंजन के मूल भेद 3 है। कुल भेद बताओ, कुल भेद 5 है। तो इसी वजह से यहाँ व्यंजन की जब संख्या पूछी जाए आपसे, ऑप्शन में 33 है तो राइट आंसर व्यंजन 33 है। और ऑप्शन में 33 नहीं दिया है, उसने 4 ये जोड़ दिए संयुक्त इसके साथ, तो ये 33 और 4 कितने हो गए? 37 हो गए। ठीक है, तो उसके आधार पे डिसीजन देना पड़ेगा जो 4 ऑप्शंस आपको मिले हैं। अब वो पूछ क्या रहा है? अब वो कुल भेद पूछ रहा है, मूल भेद पूछ रहा है। यही चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। इसके बाद जी हमने स्वर के भेद पढ़ लिए, व्यंजन के भेद पढ़ लिए, और यहाँ पे एक तीसरा भेद आपका और है, और वो है अयोगवाह। क्या है जी आपका? अयोगवाह वर्ण। तो अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? जिन वर्णों का योग, जिन वर्णों का योग स्वर व व्यंजन, जिन वर्णों का योग स्वर व व्यंजन में नहीं, जिन वर्णों का योग स्वर व व्यंजन में नहीं हो पाया हो, जिन वर्णों का योग स्वर व व्यंजन में नहीं हो पाया हो, उन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। उन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। दूसरा, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वे वर्ण हैं जो स्वर व व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो स्वर व व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते। मूल अयोगवाह वर्ण की संख्या 2। हिंदी में कुल
अयोगवाह, हिंदी में कुल अयोगवाह 4। और जब हम यहाँ 2 की बात करते हैं तो उन दोनों में एक अनुस्वार और एक विसर्ग का हम प्रयोग करते हैं। इसका भी प्रयोग कर रहे हो आप, इसका भी प्रयोग कर रहे हो, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है आपके अयोगवाह वर्ण। अब यहाँ पे देखिए जी इसको, ये तो है आपके अयोगवाह, ये क्या है आपका चिन्ह। चिन्ह और ये है शब्द प्रयोग। ये क्या है शब्द प्रयोग है, ये है। यहाँ क्या है आपका अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा हलंत और चौथा अर्धचंद बिंदु। इसका चिन्ह क्या है जी, ये वाला। इसका चिन्ह क्या है, ये वाला। इसका चिन्ह क्या है, आड़ी तिरछी रेखा। और इसका चिन्ह क्या है, अर्धचंद बिंदु। शब्द में प्रयोग कैसे करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ अंक का प्रयोग किया, संख्या का प्रयोग किया, मयंक का प्रयोग किया, संदेह में प्रयोग किया, संविधान में प्रयोग किया और स्वम में प्रयोग किया। विसर्ग का प्रयोग कहाँ होगा, प्रातःकाल, पुनः आगमन, अतः, पराई। हलंत का प्रयोग कहाँ होगा जी, पाठ्य, वरण, विद्यालय, गद्य, पद्य। अर्धचंद बिंदु का प्रयोग आँख, दांत, मुंह, गांव, चांद, अंधेरा, एनीथिंग। और भी बहुत सारे शब्द, जरूरी नहीं केवल हम इन्हीं में प्रयोग कर रहे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है जी, इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो मूल अयोगवाह कौन से हो गए जी हमारे, ये वाले 2। और कुल अयोगवाह कितने हो गए जी हमारे, ये तीसरा और चौथा, इनको मिला के भी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो अयोगवाह ये हैं आपके चिन्ह, ये हैं, और शब्द प्रयोग ये है। अब दिक्कत किनको होगी, दिक्कत केवल और केवल उन बच्चों को होगी जिन्होंने किताबों से रट्टा मारा है। क्योंकि किताब ये कभी नहीं बताती कि ऐसा कब होता है, ऐसा कब नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है। किताब ये बताती है कि ऐसा है, ऐसा क्यों है, इसका जवाब ये तो टीचरों के पास है। ये जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो 100% अचीवमेंट करते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ने की जिनको आदत है और सारे क्वेश्चन करने का जो मादा रखते हैं, वो तो इन चीज़ों को कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अदरवाइज बस वही जो ऊपर ऊपर से देखा है, पढ़ा है, उसी को सब कुछ मान लेते हैं। तो इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, क्यों, क्योंकि वो अपडेट नहीं है, ठीक। उनको जितना दिखाया गया है, किताबों ने जितना दिखाया है उनको,
उतने को ही सब कुछ मानते हैं। तो इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, वो पूछेगा कि निम्नलिखित में इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जहाँ इंटरव्यू होता है, यूपीएससी में इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, कि ये बताइए कि अनुस्वार से बनने वाले 3 शब्द बताइए, ठीक है। विसर्ग का प्रयोग हम किन शब्दों में करते हैं, अदंत का प्रयोग किन शब्दों में करते हैं, अर्धचंद बिंदु का प्रयोग करने वाले ये शब्द बताइए कौन से। तो यहाँ पर जो मूल है ये पढ़ो पहले स्टेटमेंट, जिन वर्णों का योग स्वर व्यंजन में नहीं हो पाया वो उन्हें अयोगभाव वर्ण कहते हैं। अयोगभावी वर्ण है जो स्वर व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। तो मूल भेद हमारे स्वर व्यंजन हो गए। तीसरा भेद क्या है, अयोगभाव वर्ण का। मूल अयोगभाव वर्ण की संख्या 2 है, ये और ये माने गए। बाद में हम प्रयोग करने लगे इसका भी, ठीक है। ये चीज़ें बाद में आई, हलंत और अर्धचंद बिंदु फिर बाद में जोड़े इसके अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, ये आड़ी तिरछी जो रेखा है ना, इसी को हम हलंत बोलते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, ये शब्द के बीच में भी लग जाती है, अंत में भी लग जाती है, शब्द के शुरू में भी लग जाती है। जैसे द्वारा प्रयोग किया हमने, तो द्वारा यही तो है, यहाँ हमने शुरू में प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, हलंत का भी प्रयोग कर रहे हैं और हिंदी में ये अर्धचंद बिंदु का भी प्रयोग हम कर रहे हैं। अब ये जो 3 चिन्ह प्रयोग करते हैं ना, अनुस्वार, विसर्ग और हलंत, इनसे तत्सम शब्दों का निर्माण होता है संस्कृत के, और इससे हिंदी के तद्भव शब्दों का निर्माण होता है। तो जब तत्सम तद्भव पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अर्धचंद बिंदु का प्रयोग जहाँ होगा वो सारे के सारे तद्भव हैं। तो ये सारे के सारे तद्भव हिंदी के शब्द हैं और ये सारे के सारे यहाँ तत्सम लिखे हुए हैं। तो इन्हीं चीज़ों का प्रयोग आपको आगे भी करना है, बिना इनके नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो प्यारे दोस्तों, हमने आज एक चीज़ कंप्लीट कर ली, ठीक है, और हर तरह से उसके क्वेश्चंस की वैरायटी को देख लिया, और वो है ये वाला। आपने आज पहली बार वर्ण के जो भेद है ना, वर्णमाला के एक सेक्शन को कंप्लीट किया है, ठीक है, वर्णमाला के एक सेक्शन को। अब क्या करना है हमें, वर्णों का उच्चारण स्थान, दूसरे पे चलिए। अब वर्णों का उच्चारण स्थान हमें पढ़ना है, और वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो ये है, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों के 8 उच्चारण स्थान होते हैं। प्रयोग हम 9 का करते हैं, एक नाक का भी करते हैं, लेकिन होते कितने, 8 हैं। अब उन 8 में से पहला जो वर्णों का उच्चारण स्थान है, जो 53 वर्ण हैं, उनको 8 अलग अलग जगह से हम उच्चारण करते हैं। पहला उच्चारण स्थान है अकु है, अकु है, अकु है विसर्जीय, विसर्जीय नाम, अकु है विसर्जीय नाम कंठ, कंठ मतलब गला। अब यहाँ से क्या लेंगे हम, यहाँ से लेंगे ये ए, ये जो इसमें ऊ की मात्रा आई है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कहवर। तो यहाँ से कह ले लिया, इससे क्या ले लिया, इससे है ले लिया, इससे क्या ले लिया, विसर्ग। यहाँ नाम का मतलब क्या हो गया, नाम वाले, और यहाँ कंठ का अर्थ क्या हो गया, गला। अब कै वर्ग में जो आपने चीज़ें पहले पढ़ी है, अगर रेगुलर क्लास अटेंड किए तो आगे की चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब कै के अंतर्गत आपने कै, खे, गै, घै और गै, ये आपने लिया। 1 और 5 6 7 और 1 8, 8 ही हमारे उच्चारण स्थान होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 8 ही उच्चारण स्थान होते हैं, और उन 8 वर्णों का उच्चारण पर्टिकुलर हम किसी एक जगह से करते हैं मैक्सिमम। मतलब कुल उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, 8। 1 और 5 6 7 और 1 8, 8 ही वर्ण पर्टिकुलर एक उच्चारण स्थान से हम उच्चारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गंट से या किसी दूसरे उच्चारण स्थान से हम 9 10 11 12 वर्णों का उच्चारण कर पाए। तो 8 उच्चारण स्थान होते हैं, पर्टिकुलर एक जगह से मैक्सिमम 8 वर्णों का ही उच्चारण हम कर पाते हैं। तो इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया जी, आपका कंठ हो गया। तो इनके हैं 3 तरीके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये पढ़ा a + b² बराबर a² b² 2ab होता है।
तो मैथ में ये आपको बताया गया कि ये इसके इक्वल है, ये जो है ना ये इसके इक्वल है। अब आप इसके स्थान पे कई बार तो ये प्रयोग कर लेते हो और कई बार इसके स्थान पे आवश्यकता के अनुसार आप इसका प्रयोग कर लेते हो। ये सूत्र भी आपको वही चीज़ बता रहे हैं। संस्कृत पहले थी और मैथ की कैलकुलेशन बाद में आए। यहाँ पर जब हम ये कह रहे हैं ना अकु है विसर्ज्य नाम कंठ, तब तो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। और जब हम केवल ये कह रहे हैं कै वर्ग है और विसर्ग नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ अर्थात गला है, तब हम इसका प्रयोग करें। यानी कि ये तो आपका इसके बराबर है ये वाला, और ये जो है आपका ये इसके बराबर है। तो बात तो एक ही हुई ना। ये तो आप इसको याद रखो, कै वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, या आप इस सूत्र को याद रखो अकु है विसर्ज्य नाम कंठ। अगर दोनों में से किसी को याद नहीं रख पा रहे हो तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और शीशे के सामने खड़े हो गए इन वर्णों का उच्चारण करके देखो कि आपके शरीर का कौन सा अंग, कौन सा भाग, शरीर का कौन सा पार्ट एक्टिव हो रहा है। जैसे मैंने उच्चारण किया कै खे गै घै, अब यहाँ हाथ लगा के रखो, आप यहाँ पे हाथ रखो और उच्चारण करो कै खे गै घै। तो जब आप उच्चारण कर रहे हो कै खे गै घै घै का, जब आप ए का उच्चारण कर रहे हो, है का और विसर्ग का उच्चारण कर रहे हो, तो आप गले का प्रयोग कर रहे हो। इसी को कंठ कहा जाता है। तो वहाँ आपको गला ऑप्शन में नहीं देगा, वो कंठ देगा। तो ये तो मैंने आपके इसलिए लिखा कि ये तत्सम शब्द है और ये इसका तद्भव हिंदी है। तो यहाँ पर ये क्या है आपका कंठ है। तो ए कै वर्ग और है और विसर्ग का उच्चारण स्थान आप क्या करें कंठ। तो एक तरीका तो था इनमें से किसी एक को याद करके, और याद कैसे होगा लिख लिख के। दूसरा तरीका क्या था, शीशे के सामने खड़े हुए ए कंठ का प्रयोग, इसके बाद कै खे गया गया कंठ का प्रयोग, है कंठ का प्रयोग। तो जब आप कंठ का प्रयोग करें उच्चारण स्थान कंठ हुआ। तीसरा तरीका क्या था, दो बच्चे आमने सामने खड़े हो जाओ एक दूसरे के, एक उच्चारण करे और दूसरा उसको देखे कि इनने शरीर के किस अंग का प्रयोग किया पर्टिकुलर एक उच्चारण स्थान के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तीन तरीके आपके हैं इनको उच्चारण करने के। तो ये सूत्र है, और ये सूत्र क्या काम करता है, ये सूत्र काम करता है ये, जैसे बचपन MBA, बचपन MBA दो ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें पता चलता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा रेखा भारत की सीमा से मिलती है वो 7 देश। अब 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो कितने देश हो गए, 7 देश हो गए। अब बै से बांग्लादेश है, तो यहाँ से हमने क्या लिया, बै से बांग्लादेश। तो जब हम बै से बांग्लादेश कह रहे हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे ये ले लिया और कू जिसके नीचे लगा इसका मतलब कुवर्ग। भाई जब बै से बांग्लादेश है तो ऐसे यहाँ कू का अर्थ कै वर्ग हुआ, यहाँ है लिया, इससे विसर्ग ले लिया। इससे दूसरा क्या है, इससे दूसरा चीन है, और इससे क्या है फिर पै से पाकिस्तान है, क्या है जी पाकिस्तान, और फिर नै से क्या है जी आपका, नै से नेपाल है, नै से नेपाल। ऐसे मै से म्यांमार है, बी से भूटान है, ए से अफगानिस्तान है। तो आपसे वो पूछ रहा है कि भारत के कितने पड़ोसी देश है जिनकी सीमा रेखा भारत की सीमा से लगती है। तो आप कहोगे 7। कैसे कहोगे कि हमें पता है बचपन MBA दो शब्द ऐसे हैं जिनसे हमें भारत के पड़ोसी देशों की संख्या के बारे में पता है। फिर वो आपसे पूछ रहा है कौन कौन से 7 देश हैं, आप कहोगे बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। फिर आप क्या कहोगे, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किसकी लगती है, तो आप कहोगे सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की लगती है। सबसे कम सीमा रेखा किसकी लगती है भारत की सीमा से, अफगानिस्तान की लगती है। अफगानिस्तान के बाद सबसे कम किसकी लगती है, भूटान की लगती है। बांग्लादेश के बाद सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, चाइना की। यानी कि इन सभी क्वेश्चन किसकी सीमा रेखा सबसे ज़्यादा है, किसकी सीमा रेखा सबसे कम भारत की सीमा रेखा से मिलती है, इन सभी क्वेश्चनों का जवाब आप केवल 2 शब्दों के माध्यम से दे रहे थे, और वो था बचपन MBA। सेम इसी ट्रिक का प्रयोग, इसी मेथड का प्रयोग हमने यहाँ किया है वर्णों के उच्चारण स्थान में। तो ये क्या है, अकु है विसर्ज्य नाम कंठ, इससे हमने ए ले लिया, इसका मतलब कू का मतलब कै वर्ग। जब भी किसी के नीचे ऊ की मात्रा लगी होगी तो उसका मतलब होगा वर्ग। ये कै के नीचे लगी है तो इसका मतलब हो गया कै वर्ग, और कै वर्ग में आपने पढ़े हैं 5, ठीक है, वर्ण कै खे गै घै और गै। इसके बाद ये है और इसके बाद ये विसर्ग, 1 और 5 6 7 और 1 8, इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान है आप कंठ से करोगे, गले से करोगे। इसके बाद आ जाओ दूसरे उच्चारण स्थान पर। दूसरा उच्चारण स्थान क्या है जी आपका, ईचू यसानाम तालव्य। तो यहाँ से कौन सा ले लिया जी आपने, इसमें से ले लिया आपने ई,
इधर चूँकि इस पर ऊ की मात्रा लगी है, इसका मतलब क्या है वर्ग, और यहाँ से क्या ले लिया आपने, यहाँ से लिया सह, इससे ले लिया आपने ये। आपको 8 पूरे करने हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एक जगह से 8 का उच्चारण हो सकता है, 9 का नहीं हो सकता। छ छः ज झ और ये। अब आपको ये ध्यान रखना है 1 और 5 6 7 और 1 8, आपके 8 पूरे हो गए। 9 का हो ही नहीं सकता कभी, आप इसमें नेम है, इस नाम का मतलब क्या है यहाँ नाम वाले, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं तालु। यानी कि ई च वर्ग के 5 वर्ण यस है, इन नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होगा। अब एक तरीका तो सूत्र के माध्यम से था, दूसरा तरीका ये था, आप ये याद रखो ई च वर्ग यस है, इनका उच्चारण स्थान 8 वर्णों का तालु से होता है। मतलब कोई भी एक स्थान ऐसा नहीं जो 9 वर्णों का उच्चारण कर दे, मैक्सिमम 8 और 8 ही उच्चारण स्थान होते हैं, और पर्टिकुलर एक जगह से मैक्सिमम 8 वर्णों का कर सकते हैं। तो जब आपके 8 वर्ण ये पूरे हो गए, अब आप क्या कहोगे, सर जी 9 हो गए, क्योंकि इसका भी तो उच्चारण यहीं से ही होगा। अरे ये छोटा, इसमें समय कम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा। वो बात तो एक जहाँ से छोटे का होगा वहीं से बड़े का होगा, ऐसे ही जहाँ से छोटे का होगा वहीं से बड़े का होगा। इसमें समय कम लगाओगे, इसमें समय ज़्यादा लगाओगे, बात तो एक ही हुई। भाई ई का उच्चारण कर रहे हैं 1 सेकेंड, और ई को थोड़ा लंबा खींच दोगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो हैं आपके 8 ही। तो जब हम ई का उच्चारण कर रहे हैं तो हम देखो जीभ क्या कर रही है, आपके मुख के अंतर्गत जो जीभ है उसके नीचे वाला जो स्थान है और कुछ उसके ऊपर का वो तालव्य है, उसी को हम तालु कहते हैं। कंठ आपका ये है, तालु आपके मुख के अंतर्गत है। मूर्ध आपकी खोपड़ी का स्पेस है, मुख के अंदर जो खाली जगह बची है ऊपर, वो आपका मूर्धन्य कहलाता है। ये आपके दांत हैं जिनका प्रयोग करते हैं, होठ का आप प्रयोग करते हो। फिर कई बार आप कुछ 2 अलग अलग वर्णों से वर्ण मिल के बने, उनमें 2 उच्चारण स्थान एक साथ प्रयोग मिलाओगे, तो ये क्या हो गया आपका तालु से उच्चारण। जब आप इसका उच्चारण कर रहे थे च छ ज झ य का, तो आप ये देखो कि आपके शरीर में एक्टिविटी कहाँ हो रही है, शरीर का कौन सा अंग एक्टिव हो रहा है। जब आप च छ ज य का उच्चारण करें तो मुख के अंदर के फंक्शन को समझो। छ छ ज झ, आपकी जीभ बार बार तालु को स्पर्श कर रही है, इसी वजह से तालव्य वर्ण कहलाते हैं। य का उच्चारण करो, ये आपकी जीभ उठेगी गिर जाएगी, तालु का स्पर्श करके। ये स का उच्चारण करो, उसमें भी यही हो रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो स है जो हम शादी में प्रयोग करते हैं, तो ये कौन सा स हो गया आपका तालव्य है, पूछा जाएगा अलग से। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, उच्चारण स्थान दे के 4 वर्ण दे देगा, बताओ जी इसमें से तालु के से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा है, या वो पर्टिकुलर वर्ण दे देगा, ये 4 उच्चारण स्थान देगा, कंठ तालु मूर्धन्य और दंतव्य, बताओ जी इसमें से कौन सा ऐसे संबंधित है। तो वर्णों को दे के उच्चारण स्थान को दे के आपसे वर्ण पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आ जाओ आप तीसरे उच्चारण स्थान पे। तीसरा उच्चारण स्थान क्या है जी आपका, रीटुर रसानाम, रीटुर रसानाम मूर्धन्य, रीटुर रसानाम मूर्धन्य। ये आपका री है, ये आपका ट वर्ग है, ये आपका रे है, और ये आपका क्या है जी से है, और ये क्या है जी आपका नाम वाले, ठीक है जी। और ये क्या है जी आपका, ये आपका है मूर्धा, क्लियर। और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे जी, इसके अंतर्गत आएगा आपका टेट है, डे ढे और टेट है डे। री एक हो गया जी आपका, 5 ये 6 7 और 1 8। मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, इस ऊ का मतलब तो क्या हो गया आपका वर्ग हो गया ना, टे के नीचे लगा तो टे वर्ग हो गया, यहाँ से री ले लिया, यहाँ टे वर्ग ले लिया, ये रे ले लिया इससे, यानी कि इस वाले से का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा है। भाई ये वाला से जो पढ़ा था आपने इसका तालु है, और इस वाले से का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा है, षटकोण वाले से का। तो ये आपको ध्यान रखना है। दिक्कत पता है आप लोगों को पढ़ना नहीं है, कुछ बच्चे 2% बच्चे ही होते हैं जो एकदम अलग से चलेंगे, ठीक है। सर जी ये 53 वर्ड में घोष है घोष, अरे जब आपको ये कह दिया ये 5 सेक्शन है, ठीक है, कुछ जो है ना घोड़े हैं वो घोड़े ही रहेंगे, ठीक है, उनको गधे तो मैं बनने नहीं दूंगा। अब जब वर्णों का वर्गीकरण कह रहे हैं, इस पूरे वर्णों के वर्गीकरण में पूरी वर्णमाला आ जाएगी। एक ही क्वेश्चन पे अटका हुआ है, ये पूरा 1 घंटा हो गया, नालायक कहीं का। अरे जब हमने ये कहा आपको, शुरू बात सुना करो ध्यान से, जो चीज़ें लिखते हैं उसके अलावा कुछ बोलते भी है, कि जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा
आपका एक भी डाउट बच गया तो इसका मतलब आपका टीचर कंप्लीट नहीं है। हम 40 के 40 क्वेश्चन आपके पेपर में पढ़ाए हुए आएंगे इसका दावा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि एग्जामिनर क्या रखेगा, हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। हम हर सेक्शन में हर टॉपिक को, हर क्वेश्चन की वैरायटी को कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। अब किसी को पीएनजी चाहिए, ठीक है, पीएनजी तो इस समाज में पहले भी थी, किताबें भरी पड़ी हुई है, किसी भी लाइब्रेरी में चले जाओ वहाँ भी कहीं 1000 किताब है, बुक स्टोर पे चले जाओ हिंदी की 10 बुक रखी है। अगर पीएनजी से सिलेक्शन होता तो फिर यहाँ चिल्ला के मैं अपने गले को थोड़ा ही दुख देता। अगर किताबों से सिलेक्शन होता तो फिर क्या आवश्यकता थी आपको बैच परचेज करने की? फिर किताबों से पढ़ लेते, क्योंकि आप छोटे बच्चे थोड़े ही हो, आपको किताबों से पढ़ा हुआ समझ में आता है। लेकिन मुद्दा तो ये है कि किताबों में पूरा 100% सिलेबस दिया है कि नहीं दिया है। क्लास शुरू हुई नहीं, जो चीज़ चल रही है उसको समझेंगे नहीं। किसी को पीएनजी चाहिए, किसी को बेस्ट बुक चाहिए, सर जी बेस्ट बुक बता दो, तो फूंक ना मार दूँ मैं आपके कान में, उसी से हो जाएगा सिलेक्शन। लाइव क्लास क्यों अटेंड कर रहे हो फिर? जैसे आसाराम बापू करते थे, जैसे राम रहीम करते थे, तो फिर मैं भी एक ऐसी गुफा बना दूँ राम रहीम जैसी, उसमें बुलाऊँ आपको एक एक को और फिर एक आपको गुरु मंत्र दे दूँ, ठीक। जैसे आसाराम बापू ने जो जंगलों में अनुसंधान किया था, राम रहीम ने गुफा में बहुत सारी खोज की थी, आविष्कार किए थे, तो उसी तरह का चमत्कार मैं भी कर देता हूँ। फिर 40 के 40 क्वेश्चन हो जाएंगे सही आपके। पढ़ने दिक्कत ये है लोगों के साथ में कि पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है वो पता ही नहीं है। बस उम्र हो गई है, फार्म भरना है, पड़ोसी भी भर रहे हैं, रिश्तेदार भी भर रहे हैं, हमें भी भरना है। वैकेंसी तो 4543 है, फार्म तो 25 लाख हैं। अब वो 4543 सबका लेवल नहीं हो सकता, कुछ का लेवल 2029 में होगा। अब ये तय करना है आपको कि आप तैयारी 2029 की कर रहे हैं, क्योंकि 28 में वैकेंसी आएगी नहीं, 27 में इलेक्शन है, आचार संहिता रहेगी, ठीक है। तो 27 में इलेक्शन है, 27 में सरकार बनेगी, शुरू में कोई भर्ती आएगी नहीं, 29 में आएगी। तय आपको करना है कि आप 2025 वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हो या 29 वाले की कर रहे हो। क्योंकि मैं तो इतना कह रहा हूँ कि इससे मेरे पढ़ाया हुआ से बाहर एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बस तो वर्णों के वर्गीकरण में सारे वर्ण आ जाएंगे, कौन सा है घोष है, कौन सा है घोष है, ठीक है। यहाँ हिंदी शब्दकोश के समझना है कि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा माइक की बैटरी डाउन हो गई थी, इसकी वजह से आवाज़ आपकी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे री और ये आपके क्या हो गए 5, 6 और 7 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका मूर्धन्य, क्योंकि इसमें हम मुर्दा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद चौथे भेद को पढ़ेंगे हम कल वाली क्लास के अंतर्गत, ठीक है। तो चौथा जो भेद है वो है हमारा लर्तु लसानाम दंतव्य, ठीक है जी। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। अभी आपकी 2 क्लासें हैं, एक 10:30 बजे हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर, एक क्लास आपकी रहेगी शॉर्ट ट्रिक के साथ में, थ्योरी के रूप में हम पढ़ाएंगे 20 मिनट में, हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल है मेरा, जिसमें 2 हम सेशन ले रहे हैं। एक ले रहे हैं प्यारे दोस्तों 10 बजे सुबह मॉर्निंग में, एक सेक्शन ले रहे हैं हम 9 बजे, ठीक है। ये आपकी शाम को क्लास होगी। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है जी, और वो भी केवल 20 मिनट में। ये क्या है, ये थ्योरी है। ये क्या है जी, ये आपके मॉक टेस्ट हैं, ठीक।
तो ये क्लास आज से शुरू हो गई, मंडे टू फ्राइडे ये क्लास रहेगी।